हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिएटर क्लासेस डेटा। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें वीडियो नंबर ये थर्ड है या फोर्थ वीडियो नंबर है, जिसमें आज हम वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये समझेंगे। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी समझेंगे, तथा किसी भी आवेश के द्वारा वैद्युत किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि यदि कोई आवेश है, ये प्लस की आवेश है, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र बन जाता है इसके चारों ओर, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसकी जो पावर होती है इस आवेश की, वो चारों तरफ फैल जाती है। तो जब ये चारों तरफ इसका पावर फैल जाती है, इसी को आगे हम वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाओं के रूप में इसको हम अध्ययन करेंगे, और वैद्युत बल रेखाओं के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। तो जब भी कोई ये प्लस का आवेश है, या फिर हो सकता है माइनस का भी आवेश हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, तो फिर क्या होगा, एक ऐसी इस प्रकार का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम किसी भी आवेश को इसके अंदर लेकर के आते हैं, यदि प्लस का क्यू आवेश लेकर आते हैं, तो फिर क्या होगा, क्योंकि प्लस और प्लस आवेश पर प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बोला बल होगा। और इसी प्रकार से यदि नेगेटिव चार्ज है, न ऋणात्मक आवेश है, तो उसके ऊपर इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ये हम जानते हैं कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, और असमान आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो हम जब किसी भी आवेश को इसके अंदर लेकर आते हैं, इसने जो प्लस क्यू आवेश है, इसने जो अपना एक एरिया बनाया है, इस एरिया के अंदर यदि कोई भी आवेश हम लेकर के आते हैं, तो वह आवेश, जिस आवेश को हम लेकर आए हैं दूसरे आवेश को, वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके डेफिनेशन को लिख भी देते हैं। तो किसी या सभी या प्रत्येक लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, यह विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हमने समझ लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था, ऋणात्मक चार्ज भी हो सकता था, तो इसके चारों ओर भी एक इसकी पावर के अनुसार एक क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें यदि माइनस का कोई आवेश प्रवेश कर रहा है तो उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल, और यदि प्लस का आवेश है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल का ये अनुभव करेगा। तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें जो पहले वाला आवेश है इसको हम स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश, क्योंकि जो आया हुआ दूसरा आवेश है यह किसके कारण, तो पहले वाले आवेश के कारण, पहले वाले आवेश के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तो इस पहले वाले आवेश को हम स्रोत आवेश कहते हैं। तथा दूसरा आवेश जो कि पहले वाले आवेश के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तो इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसको टेस्ट चार्ज या फिर परीक्षण आवेश कहते हैं, और इसको स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इन्हें भी समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए या फिर वैद्युत क्षेत्र को का ही अध्ययन करने के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस वैद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से समझें। तो उन्होंने कहा कि इस वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए एक हम वैद्युत बल रेखाएं मान सकते हैं कि इस प्रकार से ये वैद्युत बल रेखा होती है, क्योंकि उन्होंने मानना ही था। वास्तव में ये रेखाएं दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन ये इसका हम अनुभव करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और कल्पना के आधार पर ही उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो सुझाव दिया था वो दिया था फैराडे ने। फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का, वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया था फैराडे ने। कि हम वैद्युत क्षेत्र को यदि समझना चाहते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं इसका हमें समझाने में, वैद्युत क्षेत्र को समझाने में मदद कर सकती है। तो आगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं फिर। तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि यदि वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये गुजर रही है। ये हमने मान लिया ये एकांक क्षेत्रफल है,
इसी प्रकार से हमने दूसरा एक अंक क्षेत्रफल ही लिया जिसमें वल रेखाएं थोड़ी नजदीक हैं, पास पास हैं। तो वैद्युत वल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत, वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत लंबवत किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कि जितनी ज्यादा किसी भी एकांक क्षेत्रफल से, यूनिट क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल यहाँ पर भी बराबर है, इसको क्षेत्रफल ए कह दें और ये पार्ट बी मान लें इसको, तो इससे गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं कि एक ए वाले पार्ट में वैद्युत रेखाएं हैं वो कम गुजर रही हैं, लेकिन बी वाले पार्ट में वैद्युत रेखाएं अधिक हैं, पास पास दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने कहा वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट कर रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ज्यादा होगी और इधर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उनकी संख्या इधर ज्यादा है और इधर कम है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जहां पर, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं की संख्या अधिक होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, तथा जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसका जो निष्कर्ष है। ठीक है, तो फिर आगे इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम समझते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं में ये विद्युत बल रेखाएं लिखें या वैद्युत बल रेखाएं लिखें, इससे कोई फर्क नहीं है, कहीं विद्युत लिख सकते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र है, या वैद्युत बल रेखाएं ये हम लिख सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, इसको भी हम समझते हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं के गुणों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2026 के पेपर में भी इससे एक क्वेश्चन आया था, जिसका भी हम डिस्कस करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुणों से संबंधित। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हम लिखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धना आवेश से चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर अंदर की ओर आती हैं। तो यदि ये धनात्मक आवेश है, कोई क्यू आवेश है, इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तथा यदि नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, उसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं तथा ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। बाकी यहाँ पर समझ ही लेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा ये लिखने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आप इन चीज़ों को यदि लिखना चाहें तो कॉपी पर लिख भी सकते हैं। कि पहला पॉइंट यही है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं तथा ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इसको एक तरह से और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकल करके ऋणात्मक आवेश पर प्रवेश करती हैं। धनात्मक आवेश से निकलती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर प्रवेश कर जाती हैं। यदि दो आवेश प्लस धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के पास रखे हुए हैं, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ये ऋणात्मक आवेश में प्रवेश कर जाएंगी। ये ऋणात्मक आवेश में प्रवेश तो कर जाएंगी, लेकिन ये बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती हैं। ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। बंद वक्र का निर्माण का मतलब क्या है, क्या होता है ये बंद वक्र? क्योंकि हमने ये समझा है कि जब हम मैग्नेटिक, हम ये जानते हैं कि यदि हम किसी मैग्नेट को लेते हैं, किसी चुंबक को लेते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वैद्युत चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं तथा साउथ पोल से प्रवेश कर जाती हैं, और इस प्रकार से अंदर की ओर ये बंद वक्र बनाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ से क्या होगा कि प्लस क्यू आवेश से रेखाएं निकलेंगी, लेकिन माइनस क्यू आवेश पर ये समाप्त हो जाती है। ये बंद पृष्ठ का निर्माण नहीं करती है। इतना इसमें डिफरेंस है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से तो निकल करके नेगेटिव आवेश की ओर जाती हैं, या फिर धनात्मक आवेश से निकल करके ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं, लेकिन ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। यहां पर था पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं, तथा
माइनस क्यू आवेश में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या होता है इनके बारे में, तो वैद्युत बल रेखाएं समान आवेश के प्रति, ये जैसे प्लस क्यू आवेश इधर भी है और प्लस क्यू आवेश इधर भी है, तो क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं इधर की ओर भी निकलेंगी, और इनका यदि अक्ष को हम मिला देते हैं, दोनों आवेशों के अक्ष को मिला देते हैं, प्लस क्यू आवेश इधर भी है, दोनों के अक्ष को मिलाते हैं, तो ये अक्ष से सममितता रखती हैं, ऐसे निकलेंगे, इधर को चली जाएंगी। क्योंकि ये हम जानते ही हैं कि जब धनात्मक चार्ज होते हैं, धनावेश होते हैं, तो उनमें दोनों ही धनावेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, तो क्योंकि यहां से भी बल रेखाएं निकलेंगी, तो ये सीधी तो नहीं जा सकती क्योंकि इधर भी है, ये वाली बल रेखाएं इनको प्रतिकर्षित करेंगी, ये वाली इधर को करेंगी, तो ये इस प्रकार से पार्श्वीय सममितता रखती हैं। इसको कहते हैं पार्श्वीय सममितता, मतलब समानता रखती हैं। जैसे गलत बन गया, ये इधर को बाहर की ओर जा रही है, पार्श्वीय सममितता रखती हैं। तो समान आवेश से ये क्या करती है, पार्श्वीय सममितता, अक्ष के सापेक्ष ये पार्श्वीय सममितता रखती है, पार्श्वीय सममितता। तो जब दोनों ही ऋणात्मक या फिर दोनों ही धनात्मक आवेश हो, तो पार्श्वीय, तो वैद्युत बल रेखाएं पार्श्वीय सममितता रखती हैं, दोनों तरफ ये समान रूप से फैल जाती है, जिस प्रकार से उधर है उसी प्रकार से इधर भी ये फैल जाती है। और अगला पॉइंट 4, अब किसी भी आवेश से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, इसको हम निकालने के लिए एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, Q आवेश से उत्पन्न बल रेखाएं, उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि +2Q आवेश है तो फिर यहां से बल रेखाओं की संख्या +2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होगी। तो Q आवेश से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q के बराबर होगी। ये हमने समझ ही लिया है, इसको मिटाते हैं, बाकी अगले पॉइंटों पर भी इसमें विचार करते हैं। अगला पॉइंट 5 नंबर, इसमें हम बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये ए बिंदु मान लो, यहां पर ये बी बिंदु है, तो यहां पर ये स्पर्श रेखा हमने खींची है, वह बिंदु ए से वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की दिशा को बता रही है, यहां से बी से भी वैद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा को बता रही है।
तो इस पॉइंट को लिखते हैं, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है। ये क्लियर हुआ कि यदि वैद्युत बल रेखा है उस पर किसी भी बिंदु पर किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं हम, उस पर यदि स्पर्श रेखा यदि ड्रॉ करते हैं तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ऐसे भी। अगला पॉइंट है 6, ये कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये अगला बिंदु है। और क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि किसी यदि बिंदु पर बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां उसी बिंदु पर सेम बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और क्यों नहीं काटती है, ये पूरा ही इस बार ये प्रश्न में पूछा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं किसी एक बिंदु पर नहीं काटती हैं। और क्यों नहीं काटती हैं? तो इसका जवाब कि यदि ये वैद्युत बल रेखाएं एक ही किसी बिंदु पर यदि काटती हैं तो फिर उस बिंदु से वैद्युत क्षेत्र की जो दो दिशाएं बनेगी और किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। और जब वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती हैं। और क्यों नहीं काटती? क्योंकि ये क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो असंभव है, जो असंभव। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, 7 नंबर। और वैद्युत क्षेत्र बल रेखाओं में क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो ये परिमाण की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम परिमाण की बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं या अनुक्रमानुपाती होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कैसे लीजिए, समानुपाती होती है, समानुपाती होती हैं। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने +2q आवेश लिया और इधर हमने -q आवेश लिया।
यहां से बल रेखाएं निकलना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4 बल रेखाएं निकली हैं। 5 6 और ये 7 और 8 इधर आ गई। 9 10 11 12 13 ये 14 और यहाँ पर ये 15 और ये 16। यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, इसका जो आवेश पर का परिमाण है वो 2 क्यू आवेश के बराबर है। इधर देखते हैं तो केवल ये माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ से हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश से 16 बल रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन माइनस क्यू आवेश पर केवल 8 बल रेखाएं ही प्रवेश करती हैं। 8 बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं माइनस क्यू आवेश, लेकिन इधर से कितनी निकली, तो यहाँ पर 16 थी। इसका मतलब है वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यदि आवेश ज्यादा है तो वहां से बल रेखाएं अधिक निकलेंगी, और यदि आवेश कम है तो वहां से बल रेखाएं कम निकलेंगी, या फिर जहां पर आवेश ऋणात्मक आवेश कम है तो वहां पर कम बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ पे 7 नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। तो 8 नंबर है, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ से निकलेंगे इधर को। तो ये लंबाई की ओर मतलब सीधी सीधी नहीं जा रही हैं, और ये गोल गोल घूमती हुई इधर आ रही है। कहने का मतलब है ये बल रेखाएं सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश, लंबाई जैसे बढ़ रही है तो वो सिकुड़ रही है। अनुदिश, अनुदिश मीन्स लंबाई की दिशा में, अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, प्रवृत्ति रखती है। और सिकुड़ने की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि असमान आवेशों में आकर्षण बल होता है। अतः इसका जो रिजल्ट है वो असमान आवेशों में, आवेशों में आकर्षण बल होता है। अगला पॉइंट, ये वैद्युत बल लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति भी रखती है। लंबाई के लंबवत दिशा में ऐसे ऐसे, ये आपस में चिपकती नहीं है, ये फैलने की प्रवृत्ति है। ये इधर को और ये इधर को एक दूसरे को रिपेल कर रही है इधर।
ये बल रेखाएं आपस में चिपकती नहीं है, ये दूर दूर हटती रहती हैं। तो ये भी लिखते हैं, लंबाई के वैद्युत बल रेखाएं लंब रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो लंबाई के लंबवत ये फैलती हैं, फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि समान आवेशों के बीच में समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। और आगे और भी पॉइंटों की हम बात कर सकते हैं कि किसी भी चालक के भीतर कोई भी बल रेखा नहीं हो सकती। यदि कोई चालक है, इसके बीच में यदि आवेश है यहाँ पे, तो इस चालक के बीच में कोई भी बल रेखा नहीं हो सकती। सभी बल रेखाएं चालक के बाहर ही होती हैं। तो इस प्रकार से हमने 8-10 पॉइंटों का ये रिजल्ट निकाला कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण हो सकते हैं, जिसमें हमने समझ कि प्लस क्यू से बल रेखाएं निकलती हैं तथा माइनस क्यू आवेश पर ये प्रवेश कर जाती है। दूसरा, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये हमने पता किया कि बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। आगे पार्श्विक सममितता रखती हैं, ये पार्श्विक सममितता थी। आगे क्यू आवेश से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। जितना परिमाण क्यू का होगा उतनी ही बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। आगे और हमने समझा था कि किसी भी एक बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किन्हीं बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाएं उस बल रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिणामी दिशा को बताती हैं। आगे हमने 6 नंबर समझा था कि कभी भी दो बल रेखाएं आपस में कट नहीं करती हैं, आपस में एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, कट नहीं करती हैं, काट नहीं सकती हैं या परिच्छेद नहीं कर सकती हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, परिच्छेदित नहीं करती हैं। क्योंकि यदि ऐसा होने पर किसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यदि आवेश अधिक है तो वैद्युत रेखाओं की बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, और आवेश कम है तो फिर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुरूप सिकुड़ती हैं। इससे पता चलता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल तथा वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। इससे पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। और आगे पॉइंट ये था कि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, चालक के बाहर ही रहती है। तो किसी भी चालक के अंदर बल रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। मतलब 8 से 10 पॉइंटों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि ये बल रेखाएं क्या होती हैं, इससे संबंधित पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। बाकी
हो सकता है आपकी बुक में एक दो पॉइंट और हो तो उससे भी आप समझ लीजिए। बाकी ये है कि मेन पॉइंट जो भी हो सकते थे इस टॉपिक से संबंधित उन पर हमने अध्ययन कर लिया है। आगे है आगे का टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने बात अभी की थी, लेकिन उसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख करके फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसे हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इसे हम समझते हैं। तो अभी जैसा कि हमने अभी वैद्युत बल रेखाओं की बात की थी, तो इन बल रेखाओं में भी हमें एक पॉइंट मिला था जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी बात कर ली थी। उसी डेफिनेशन को हम इधर लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को लगने वाले बल को लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन लिखी। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट पर, अभी हम थोड़ा सा, यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को हम Q नॉट से भी प्रदर्शित करते हैं। टेस्ट चार्ज को परीक्षण आवेश Q नॉट पर F बल लगता है, F बल लगता है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन में Q नॉट होगा। इसको ध्यान रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वेक्टर E और वेक्टर F अपॉन में Q नॉट। इसका मात्रक यदि हम लिखना चाहेंगे तो इसका मात्रक, क्योंकि ये न्यूटन है ऊपर और नीचे क्या है, ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम है। तो न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक है। और क्योंकि इसमें दिशा की भी बात हो रही है, तो दिशा की जब बात होती है तो ये सदिश राशि है। अब इसकी विमा भी निकाल लेते हैं हम। तो विमा क्या होगी, क्योंकि F है बल और बल की विमा क्या होती है, तो F बराबर हम जानते हैं ma होता है। m क्या है, ये द्रव्यमान है और द्रव्यमान को की विमा m होती है। a क्या है, ये एक्सीलरेशन है, त्वरण है, और त्वरण की विमा क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर l t की पावर -2 ये होता है। तो क्योंकि न्यूटन ऊपर है और न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, बल की विमा क्या होती है, m l t की पावर -2 अपॉन में, और इधर नीचे क्या है, नीचे है आवेश कूलम, आवेश का मात्रक कूलम। तो ये Q बराबर हम जानते हैं, तो Q बराबर क्या जानते हैं, आवेश क्या होता है, तो Q बराबर हम जानते हैं IT, और I क्या है, ये करंट है, और करंट या विद्युत धारा इसका मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विमा भी A से डिनोट करते हैं, और T क्या है, ये समय है, तो AT हो जाएगी। तो नीचे AT लिख देंगे। अब ये T ऊपर पहुंचेगा तो ये T फिर से, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विमा निकल के आएगी m l t की पावर -3 और a की पावर ये b माइनस का हो जाएगा -1। इस प्रकार से हम इस वैद्युत क्षेत्र की विमा को भी निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी एक सेट में ये पूछा गया है, और उस सेट को, हाँ वो सेट है 346 dx, 346 dx। इस सेट में ये विमा पूछी गई थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है। तो सिंपल सा पॉइंट था जिसे हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन जब कॉपी चेक की गई तो बहुत सारे बच्चों की ये विमा भी गलत थी। तो इसलिए ये विमाएं हैं, टफ नहीं होती, इनको भी आप ध्यान में दे करके रटे नहीं, और रटने से अच्छा बेहतर ये होगा कि इनको समझें और निकालने की कोशिश करें। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाला
हालांकि हम इसमें जो भी बीमाएँ तुम्हारी डायमेंशन वगैरह होंगी उनकी हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन क्लास 11th का जो भी सिलेबस हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें ये चैप्टर है उसकी पूरी बात करेंगे, जिसको आपको नहीं देखना है क्योंकि आपका तो ये बोर्ड का एग्ज़ाम है। बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के आप ये सब नहीं देख सकते हो, इसलिए अपना ही जो भी सिलेबस है उसको ही आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, जिससे कि इसको अच्छी तरह से आप समझ सकें तथा एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों का जवाब दे सकें। तो बाकी जो भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे उनका भी हम डिस्कशन लास्ट वीडियो में, एक चाहे वीडियो बड़ी करनी पड़े हमें, उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक की ओर, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, तथा जब हम बैटरी हम देखते हैं, बैटरियां होती हैं, उन बैटरियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज से, उसमें जो टर्मिनल होता है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। अब आगे की हम बात करेंगे कि यदि हम कोई आवेश लेते हैं, यहाँ पर एक कोई आवेश है, ये क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश से हम एक दूरी ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है और इस पॉइंट ओ से एक बिंदु हमने लिया पी बिंदु, और इस पी बिंदु पर हमने कोई एक चार्ज रख दिया है जो कि परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर क्या होगी ये हम निकालेंगे कि इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी पर, ये दूरी ओपी हो गई, और दूरी को हम डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर है। किसी किसी बुक में डी भी दिया है, लेकिन हमने मान लिया यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश से ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश की दूरी क्या है वो आर है, परीक्षण आवेश। तो इस पॉइंट को लिखते हैं बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक का भी नाम है बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, या फिर विद्युवत, क्या लिख दिया ये विद्युवत नहीं था, बिंदुवत था, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, बिंदुवत। बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। उधर जाइए। तो फिर हमने जो चीज ली है यहाँ पर, ये प्लस क्यू आवेश है, उससे आर दूरी पर हमने माइनस क्यू आवेश लिया है, जिस जो कि बिंदु पी पर है, और बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालनी है। तो देखते हैं, माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश
क्यू ओ बिंदु पर है, एक बिंदु आवेश क्यू ओ बिंदु पर है तथा ओ से आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। आर दूरी पर, ओ बिंदु से आर दूरी पर थोड़ा सा और लिखते हैं क्योंकि पी बिंदु भी आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कूलाम के नियम से बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q पर बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर कूलाम के नियम से बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल, ये बल कितना होगा तो लिखते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में बीच की दूरी r स्क्वायर r कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये r कैप क्या है? ये एकांक क्षेत्रफल, एकांक धनावेश की दिशा है कि ये जो Q नॉट चार्ज है वो जो वैद्युत बल लग रहा है वो इस P दिशा में लग रहा है, इसके कारण ये P दिशा में बल लग रहा है। बिंदु P पर Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अभी हमने तीव्रता निकाली थी वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q, ये होगी ये Q नॉट है। बिंदु P पर Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q नॉट, यहाँ पर ये होगा। अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर F इधर भी है तो वेक्टर F इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर E और ये Q नॉट इधर पहुंचेगा तो यहाँ पर ऐसे लिख जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान दें। क्यों करें, यहाँ पर भी F बराबर है वेक्टर E Q नॉट है, यहाँ पर भी वेक्टर F बराबर जो भी वैल्यू है वो है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से
और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं तो फिर हमें मिलता है, क्योंकि F इक्वल टू ये है और F इक्वल टू ये है तो इनको आपस में बराबर रख सकते हैं। तो वेक्टर F बराबर क्या है, ई नॉट सॉरी वेक्टर ई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यू नॉट है, इधर भी क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट को ये नीचे की ओर लेकर जाएंगे तो ये नीचे आएगा इधर, तो यहाँ से क्यू नॉट से हम क्यू नॉट को काट देते हैं। तो बचता क्या है, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वही बचता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। यही वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है। मात्रक इसका हम जानते हैं, अभी हमने मात्रक भी देखा था। तो क्योंकि आवेश ऊपर क्यू है और आवेश क्यू है, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक था हमने अभी निकाला था यहाँ से, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्योंकि यही निकला है, यहाँ पर Q ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन हमें जो मात्रक लेना है वो इधर से लेना है। F है, ये न्यूटन है, और बाकी Q नॉट है कूलम है, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा रिजल्ट मिल गया। तो कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये वेक्टर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये डिपेंड किस पर करती है, तो आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है। इसकी हम यदि बात करें कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम एक मूल बिंदु ये O मान लें और इधर एक तरफ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट करें और दूसरी जो डायरेक्शन है वो किसकी हो, तो वो बल की दिशा, तो आर स्क्वायर को प्रदर्शित करे, क्योंकि हमें वेक्टर ई दिखाई दे रहा है और ये आर है। तो इनका इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ग्राफ है वो इस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि एक प्लस क्यू बिंदु लिया था, पी ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश लिया था, ओ से पी बिंदु पर और पी के बीच की दूरी आर थी, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज या फिर आप परीक्षण आवेश क्यू नॉट लिया। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। यहाँ पर जो बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर, वो वेक्टर एफ है। जो चीजें थी वो हमने लिख दी, माना एक बिंदु आवेश क्यू तथा ओ बिंदु तथा माना एक बिंदु आवेश क्यू ओ बिंदु तथा ओ से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कूलम के नियम से बिंदु पी पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल लगेगा वो वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि आवेश क्यू और इन दोनों के कारण ही है, तो क्यू बीच में जो बल लगता है वो हम जानते हैं Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। सेम वे से कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, जो कि ये बल की दिशा को इंडिकेट करता है कि बल की दिशा Q आवेश से Q नॉट आवेश की ओर होगी। इक्वेशन फर्स्ट, बिंदु P पर Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम अभी निकाल के गए थे वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। यहाँ से हमने F की वैल्यू निकाली तो Q नॉट का मल्टीप्लाई हो गया, तो वेक्टर F बराबर वेक्टर E Q नॉट हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हमें दिखाई देगा कि इधर भी F है और इधर भी F है। जब F और F इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो आपस में ये वाले भी बराबर होंगे, इसलिए हमने इसको इधर रख दिया और ये वाला जो पोर्शन है उसको इधर रख दिया। Q नॉट से Q नॉट कट गया, बाकी जो बचा है उसको हमने लिख दिया वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। बाकी जो मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन अपॉन कूलम इसका मात्रक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वेक्टर ई और आर के बीच में,
यहां से हमें पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला हमने टॉपिक यहाँ पर समझ लिया। लेकिन यदि एक से अधिक आवेश हैं तो फिर क्या होगा? आवेश यदि एक से अधिक हैं, ज्यादा आवेश हैं, तो फिर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी पर भी हम बात कर लेते हैं। एक से अधिक अधिक आवेशों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी होती है? तो एक से अधिक यदि आवेश हैं तो उनकी जो तीव्रताएं होगी या परिणामी तीव्रता होगी तो सभी तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर ई बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En। ये कॉन्क्लूजन निकलेगा, ये रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि सभी तीव्रताओं की, सभी जो भी आवेश हैं उन आवेशों के कारण जो तीव्रताएं प्राप्त होंगी वो E1 E2 E3 इनके सभी तीव्रताओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर परिणामी तीव्रता होगी। यहाँ पर परिणामी तीव्रता लिख देते हैं। या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू, क्योंकि E1 क्या होगा, E1 भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो क्या था, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि यहाँ पर Q है और इस Q का एक में गुणा करेंगे तो Q ही रहेगा, तो Q/4πε0 r² भी लिख सकते हैं, या फिर चलिए ऐसे लिखते हैं 1/4πε0। ये 1/4πε0 ये हर जगह पर ही आएगा, तो इसलिए कॉमन ले लेते हैं इसको। E1 पर भी आएगा, E2 पर भी आएगा, E3 पर भी आएगा, En तक, मतलब हर जगह ही आएगा, इसलिए इसको कॉमन लेते हैं। बाकी जो अंदर वाला है Q1, आवेश Q1 के कारण अपॉन r स्क्वायर, r1 स्क्वायर, बीच की दूरी r1 होगी, यूनिट वेक्टर r1 प्लस Q2 अपॉन r2 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r2 प्लस Q3 अपॉन r3 यूनिट वेक्टर r3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn स्क्वायर, यूनिट वेक्टर Rn। चाहे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक से अधिक आवेश हैं और एक से अधिक आवेशों के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार से तो हम एक से अधिक मतलब कई, एक से अधिक का मतलब दो से भी ज्यादा आवेश हो तो निकाल सकते हैं। लेकिन दो आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो फिर हम यहीं पर इसको लिखते हैं, दो आवेशों के कारण, दो आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता, या दो आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
वैद्युत क्षेत्र की तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। तो केवल दो ही आवेश हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो दो आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी। तो E इज इक्वल टू E1 E2 सॉरी रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा के बराबर होगी। एक अंतिम बात हम यह भी कर सकते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का कोण क्या होगा, तो वो हम इधर लिख देते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का कोण, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का कोण क्या होगा। यदि कोण की हम बात करें तो यदि हम कोण के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माने हम, तो tan अल्फा इक्वल टू ये E2 cos थीटा सॉरी E2 sin थीटा होता है, cos नहीं होता, E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। इससे हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का कोण भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, आगे का जो टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन सब बात के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से समझते हैं। बाकी जो भी चीज़ें थी, बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया है, और जब भी पूछा जाता है 2 नंबर का डेरिवेशन, इसको समझ लीजिए, कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।